नमस्कार बच्चों। आज के 9वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पाठ नंबर 15, जिसे शीर्षक दिया गया है द जू। यह एक कहानी प्रकार का पाठ है और इसके लेखक हैं श्री शेखर जोशी जी। शेखर जोशी जी के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो 10 दिसंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल में उनका जन्म हुआ है। उनके कहानी संग्रहों का परिचय प्राप्त करें तो कोशिका, गटवार, साथ के लोग, दाज्यू आदि उनकी बेहद प्रसिद्ध कहानियां हैं। उसी में से दाज्यू के ऊपर चाइल्ड फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो ऐसी ही सुंदर कहानी आज हम यहाँ पर सीखेंगे। पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। बाल श्रमिक यानी कि छोटा बच्चा जो काम करता है, किसी दुकान पर है, होटल पर है, मजदूरी करता है, तो उसे बाल श्रमिक कहा जाता है। तो उसी के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। पेट की आग बुझाने के लिए यानी कि भूख मिटाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो पहाड़ों से शहर में आ गया और होटल में काम कर रहा है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किसी प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी के अंदर दिया गया है। यह मदन नाम का जो लड़का है, एक व्यक्ति को अपने बड़े भाई का दर्जा देता है, उससे लगाव हो जाता है, लेकिन वही दाज्यू, उसका बड़ा भाई जिसे वो मानता था, वही उसे एक दिन आघात पहुंचाता है। देखिए पाठ में क्या कहा गया है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़ा साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदों सी फुर्ती, यानी एकदम फुर्तीला था और देखने में भी बहुत सुंदर लड़का था। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उसकी उम्र रही होगी। लेखक कहते हैं कि मैं उसकी उम्र के बारे में बिल्कुल तय नहीं कह पाऊंगा, लेकिन 9-10 साल की उसकी उम्र रही होगी। अधजली सिगारेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोले नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। यानी लेखक सामने की मेज पर बैठ रहे हैं, उसी समय पहली बार मदन को लेखक ने देखा है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर, यानी कि काम में एकदम स्फूर्ति दिखाता है। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थल में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपनापन है। यहाँ पर लेखक समझाने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी हम अकेले किसी स्थान पर गए हैं, फिर भी हमें अकेलेपन का अनुभव नहीं होता।
परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरव में यानी कि एकदम कोलाहल भरे वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। यानी कि लेखक का कहना है कि वातावरण पर डिपेंड होता है। कभी कभी हम अकेले हों फिर भी अकेलापन नहीं लगता, लेकिन कभी बहुत सारे लोगों के होने पर आसपास बोलने या चलने की कोई ना कोई घटना चलती रहती है, फिर भी हम अपने आप को अकेला अनुभव लगता है। जो कुछ भी है वह पराया है, कितना अपरिचित, पर वह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें हैं। विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में, यानी कि कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगेगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासी याद आने लगती है अपने गांव, पहाड़ों के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्हें अपने घर से यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इतना भरा भरा माहौल होने के बावजूद भी लेखक खुद को अकेला अनुभव करते हैं और अपने गांव को याद करते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट डाली। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। यानी कि जैसे ही मदन चाय लाया, अपनी सिगारेट छोड़कर मदन से बातें करने का मन होता है जगदीश बाबू को। बातों का दौर शुरू होता है। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों हैं, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बात पर शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने उससे पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यानी मेरा गांव अल्मोड़ा से थोड़ा दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही? जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डांटिया लगो, वह सकुचाता हुआ बोला, अपने गांव का नाम देता है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर टोल टोल कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। यानी जैसे ही जगदीश बाबू ने कहा कि मैं तुम्हारे पास के गांव का रहने वाला हूँ, वह एकदम खुश भी हो जाता है और अपनी यादों में खो जाता है। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा यानी कि माँ, बाबा, दादी, भूली यानी उनकी छोटी बहन मदन की, दाजू यानी उनका बड़ा भाई, ये सभी मदन की आंखों के सामने तैरने लगते हैं। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? दाजू नहीं, बाबा नहीं, दादी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। यानी कि मदन को जगदीश बाबू अपने बड़े भाई दाजू की तरह लगने लगे।
2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई, यानी एक दूसरे से परिचित हो गए। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जैन हो दाजू, आज तो ठंड बहुत है दाजू, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा दाजू, आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज, यानी कुछ भी लेखक को चाहिए, जगदीश बाबू को चाहिए तो हमेशा मदन वह चीज तैयार रखता और हर समय अपने काम में भी ध्यान देता, यानी जब भी जगदीश बाबू आते उनसे बीच बीच में बातें कर लेता, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति वहां पर आता और मदन से ऑर्डर मांगता, तब मदन तुरंत उसके ऑर्डर को पूरा भी कर देता। दाजू कोई चीज, पानी लाऊं? लाया दाजू शब्द को उतने ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को पुचकारती है, यानी कि हर बार बात शुरू करने से पहले दाजू दाजू वाले शब्द तो वो अवश्य बोलता ही था, क्योंकि वह जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई यानी दाजू के समान मानने लगा था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया, यानी यह वातावरण जगदीश बाबू को अब राज आने लगा। उन्होंने अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल पर भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार से आगे न टिक सकी, यानी कि बार बार दाजू बुलाए जाने पर जगदीश बाबू को अच्छा नहीं लगता। अब वह पूरे शहर से परिचित हो गए हैं, अब उन्हें कहीं भी एकांकीपन का अनुभव नहीं हो रहा और बार बार मदन के दाजू दाजू बुलाने पर उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, यानी कि मेरा एक रुतबा है, मेरा एक स्टेटस है, उसके बारे में तो सोचो। बार बार तुम मुझे दाजू कहकर बुलाते हो तो मेरी प्रेस्टीज में खामी पड़ जाती है, यानी कि मेरी जो हैसियत है वो कम होने लगती है। तुम ऐसा मत करो, मुझे दाजू कहकर मत बुलाओ। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझते हो या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया, यानी मदन छोटा है, लेकिन इस तरह अब लेखक उससे प्यार नहीं करते, उसे दूरी बनाना चाहते हैं, यह मदन समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी, यानी उसे दुख होता है। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में से सिर रखकर कोठरी में सिसक कर भरपूर रोया। वह मैनेजर से छुट्टी लेकर कोठरी में गया और बहुत रोया, क्योंकि जगदीश बाबू का यह व्यवहार उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, यानी माँ की गोद से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो पा रही थी। उसे अपने माँ बाबा सभी की याद आ रही थी, क्योंकि दाजू के लेखक के इस व्यवहार से वह बहुत ही दुखी हो चुका था।
रो लेने पर अंतर की घुमटती वेदना, आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वो भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। यानी कि अब वो शांत हो गया और कुछ निर्णय करने लग रहा है, यानी कुछ सोच रहा है। मदन बलपूर्वक काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उन्हें उसके मुंह पर मुस्कुराहट न दिखी, न ही उसने कहा, लाऊं दाजू? स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया। मानो दोनों अपरिचित हो गए, क्योंकि लेखक को, जगदीश बाबू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि किसी व्यक्ति या समाज के सामने उसे बार बार दाजू कहा जाए। अब मदन भी उन्हें दाजू नहीं पुकार रहा है। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान जताते हुए गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गईं। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू, आपने तो कल थोड़ा सा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। इस तरह जगदीश बाबू के साथ की सारी बातें मदन को याद आने लगती हैं। जब हेमंत ने उस मदन को नाम पूछा तभी जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा यानी छोटा सा उत्तर देकर वह वहां से मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। इस तरह वह अब किसी को अपना नाम नहीं बताता और किसी भी व्यक्ति के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। इस प्रकार एक छोटे से बच्चे के मन पर किसी व्यक्ति के साथ अपनेपन की जब बात जुड़ जाती है और उसी व्यक्ति के द्वारा उसे आघात पहुंचाया जाता है, तब वह छोटा मन कितना घायल हो जाता है, यह इस पाठ के द्वारा हमें समझ में आता है। और यहाँ पर दाजू पाठ समाप्त होता है।